सभी लोगों को ऑडियो वीडियो एकदम शो हो रहा है सही से कायदे से। हेलो। जी सर। हाँ सर, अब ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है ठीक है। चलिए सभी का स्वागत करते हैं आपकी ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब चैनल या एक मंच है जो हम लोग एक दूसरे से बातें करके अपनी बातों को साझा करते हैं। यहाँ पर हम जो लोग तैयारी कर रहे हैं वह कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और पीजीटी की। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सब्जेक्ट हम लोग लेके चल रहे हैं एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन जिसमें हम लोग बातें कर रहे हैं इस समय किसकी, यूनिट फर्स्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, एजुकेशनल स्टडीज है। क्या नाम है, एजुकेशनल स्टडीज है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया है, एकदम तैयार, घर का काम हो गया सभी का। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए ये सिराज सिंह 10 ए आज नए सदस्य हैं कि कौन है, ये बताएं, अपना परिचय दे। हेलो। सिराज सिंह 10 ए नाम से है एक लोग, कौन है, परिचय दे। बाकी प्रिया जी का स्वागत है, शैलवी जी हैं, स्मिता जी हैं, स्निग्धा है, सोनाली है, मनोरमा सिंह जी हैं, सभी का स्वागत करते हैं। ठीक है। हाँ बताइए। यस सर। हाँ सिराज सिंह ये 10 ए, नहीं अपना परिचय दें। नहीं नहीं सर, ये मेरे बेटे ने अपना नाम चेंज कर दिया है सर, मैं हूँ। अच्छा सॉरी सॉरी। सविता सिंह जी, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर। कोई नहीं कोई नहीं। चलिए, तो आप लोग को पता है कि यहाँ प्रयागराज में बारिश काफी, कल भी खूब ढेर सारी हुई और आज भी खूब ज्यादा हुई है, और जिसमें हल्का भीगना हुआ तो थोड़ा सा हेल्थ इशू बन जाता है ना उसमें भीगने में, क्योंकि ठंडी का मौसम में चल रहा है ऐसा। तो चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आप सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है। जी सर, थोड़ा बहुत जैसे ही चल रहा है सर। वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत सबको। बिल्कुल बिल्कुल, वेदर चेंज होता है तो थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। चलिए तो हम लोग गुड इवनिंग सबसे सर। पहले अपनी कल की क्लास जो करी थी उससे पहले हम लोग एक वार्म अप क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी चीजें कल करी थी उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है। आज जो है आप जी लोग को बिल्कुल। सत्कार्यवाद, निमित्त कारण और उपादान तीनों में डिफरेंस भी आपको पता होगा ना, पता होना चाहिए, ऐसा उसको हम लोग क्रिएट करेंगे कि हम सबको समझ में आए वो चीजें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी वार्म अप क्लास की तरफ चलते हैं, तो बातें करेंगे जो कल की डेट में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी उससे रिलेटेड। ठीक है, उससे रिलेटेड बात करी ना। तो सबसे पहले हम लोग को सैलरी बताएंगी कि यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही सैलरी को। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, गुड नाइट। सांख्य फिलॉसफी पढ़ रहे थे हम लोग। तो सांख्य फिलॉसफी में इसका बेसिक क्या है, इसको जानने का बेसिक क्या है और इसका प्रमाण क्या है, बताइए दोनों चीज। एक बेसिक। सर सांख्य। हाँ बोलिए। सर इसका प्रमाण सर सांख्य कारिका है। ठीक है। और बेसिक सर। आधार, जिसको बोलते हैं आधार। जी सर। आधार क्या है, सर सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र या सांख्य प्रवचन सूत्र। ठीक है, यस सांख्य, सर, सांख्य प्रवचन। हाँ सांख्य जी प्रवचन सूत्र। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब सेकंड टाइम जी पे जी सर। सोनाली जी हमको बताएंगे सांख्य कारिका किसने लिखा है, या सांख्य कारिका जो ग्रंथ है वह किसके द्वारा रचित है। सर ईश्वर कृष्ण द्वारा, हाँ जो कपिल ईश्वर मुनि के कृष्ण शिष्य द्वारा। थे।
तो यहाँ पर मुख्यतः प्रश्न एक और उठ जाएगा कि जब इनके द्वारा ये है तो कपिल मुनि के द्वारा क्या होगा? बताएं सर। हाँ नहीं वो सोनाली जी बताएंगी। कपिला मुनि के द्वारा क्या क्या लिखा गया था? सर वो सांख्य प्रवचन सूत्र और तत्व समास। तत्व समास, बिल्कुल ठीक है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई यहाँ पर, ये 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पर। कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर जो है क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये पुरुष है, ठीक है, पुरुष। इंग्लिश में भी पुरुष ही दिखाई देता है। पुरुष को किसके समान माना गया है? बताइए, पुरुष को किसके समान माना गया है? ये बताएंगे। नाम हम बोलते हैं, रुकिएगा, नाम बोलते हैं स्निग्धा रानी जी बताएंगे हम लोगों को पुरुष को किसके समान बताया गया है। पुरुष को हम आत्मा के समान मानते हैं। आत्मा के समान मानते या आत्मा मानते हैं। जैसे हर दर्शन में अलग अलग चीजें होंगी। जहां पर जैन दर्शन में जाएंगे तो जीव को आत्मा बोला गया है, उसी प्रकार सांख्य में आत्मा को आत्मा बोला गया है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसमें इसको बोलोगे त्रिगुणातीत बोला गया था। ठीक है, क्या बोला गया था? त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत, हाँ, तो बताइए क्या हुआ? प्रकृति को बोला था सर। हाँ, स्निग्धा जी ही बताएंगी त्रिगुणातीत क्या होगा। सर इसमें कोई गुण नहीं, जो सात रजतम होता है उसी को त्रिगुणातीत बोलते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट की बात आई, सत्व, रज और तम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्मिता जी हमको बताएंगी। ये जो हम लोग पार्टीशन कर रहे थे पुरुष और प्रकृति का, तो ये किसके अंतर्गत हमने इसको लिखा था या किसके अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं? ये 3 गुण है, किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, बताएं। सर ये अहंकार के अंतर्गत आता है। स्मिता जी बताएंगी हम लोगों को। स्मिता जी बताएंगी। सर मैं बताऊं? हाँ, स्मिता जी बताएंगी जी। सर जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं कि मूल तत्व 2 होते हैं, पुरुष और प्रकृति, तो प्रकृति का कारण जो प्रकृति है, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और अहंकार से सर ये तीनों हैं सत रज तम। ठीक है, और सत से इंद्रिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन के आपसे पूछेगा, फिर आगे और लोग भी रहेंगे ना, तो यहाँ पर चलिए आपको बता रहे कि सत से क्या चीज बना था हम लोगों का? सत से सर 11 इंद्रियां बनी थी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उभयेंद्रिय मन। ओके, डन है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को प्रिया जी बताएंगी कि रज जो है, रज से क्या बना था? सॉरी, तम से। तम से, रज से नहीं बना कुछ, तम से क्या बना? बताइए। फिर तम से 5 तन मात्राएं बनी, फिर 5 तन मात्राओं से पंच महाभूत बने। ठीक है, ठीक है, इतने चीज क्लियर हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को सविता जी बताएंगी कि हम लोगों में ये सत्कार्यवाद क्या होता है। सत्कार्यवाद मतलब पहले से ही उसमें कारण निहित हो, और इसको 2 भागों में, अगर हम उपादान कारण लेंगे तो यानी मिट्टी से बर्तन बनना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और निमित्त कार्य यानी हमको पता है कि दूध में अगर दही डालेंगे तो दही का जो जामन हम डालते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देता, उससे दूध से दही ही बनेगा। ये होता है निमित्त कार्य। और उपादान यानी मिट्टी से हम कई प्रकार के बर्तन बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, मटका बना सकते हैं, कढ़ाई बना सकते हैं, वो होता है। ठीक, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि दूसरा क्वेश्चन आपके लिए नहीं, आपने पूरा बता दिया है। अब बात आती है, प्रिया जी भी बता चुकी है, नेहा जी ने बताया, मनोरमा सिंह जी के लिए क्वेश्चन रहेगा कि सत्कार्यवाद को किस नाम से और जाना जाता है? सत्कार्यवाद को किस नाम से हम लोग जानते हैं, कि कौन सी थ्योरी के अंतर्गत ये आता है, बताए। ज्ञान मीमांसा। ये तो गलत हो गया आपका। नहीं सर, नहीं, मुझे तो इसके लिए पता है सर। इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? मेटाफिजिक्स। थ्योरी ऑफ कॉजेशन। हाँ, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, कार्य सिद्धांत के अंदर आता है। हाँ, कार्य सिद्धांत के अंतर्गत आता है ये।
ठीक है। कारण कार्य सिद्धांत का ही दूसरा नाम सत्कार्यवाद है। ठीक है, सत्कार्यवाद में ही उपादान और निमित्त कारण हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उपादान और निमित्त कारण को यहीं पर हम लोग समझ लेंगे कि सत्कार्यवाद जो होता है, सत्कार्यवाद का मतलब होता है किसी भी कार्य में, मतलब किसी भी कारण में कार्य निहित होता है। ठीक, किसी भी तरीके आप समझ लो कि कारण जो होगा वो कार्य में निहित होगा कोई ना कोई, तो ये कारण और कार्य के बीच संबंध को बताता है। लेकिन अब यहाँ पे कारण कार्य के संबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उन्होंने दो प्रकार के यहाँ पर डिसीजन करके आपको बताया कि जो निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप से लाने का काम करता है। मतलब कि अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में लाने का काम। अब इसको याद कैसे करना है, तो याद रखना है हम लोग को मिस्टर इंडिया। ठीक, मिस्टर इंडिया में क्या होता है, घड़ी पहन लेते हैं तो वो अनविजिबल हो जाते हैं, और जब घड़ी का बटन वो दबा देता है, घड़ी उतार देता है तो विजिबल हो जाता है। तो निमित्त कारण के लिए हम लोग मिस्टर इंडिया को याद रखेंगे कि मिस्टर इंडिया में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के रूप में। अब जैसे इसका एग्जांपल इन्होंने सेट किया कि दूध, अब दूध है, दूध से दही बनाने के लिए हमें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो दूध से दही बनना ये आपका निमित्त कारण होगा। जहां पर देखिए यहाँ पर छिपा रहेगा और वहां पे 100% श्योरिटी रहेगी कि दूध से दही बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये है कि सूत है, कपड़ा बनाना है, ड्रेस बनानी है, तो ड्रेस बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होगी, कुल मिला के ये उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है, यहाँ पे इसका उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य के आधार पर ही बनता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई इसका पर्पस होगा तभी वो बनेगा यहाँ पर। क्लियर, जैसे तेल है, तेल निकालने के लिए हम लोगों को बीज की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर बीज से संबंधित जो तेल निकाल, अब तेल को निकालने के लिए हम कंकड़ की तो हमें जरूरत होगी नहीं, हम कंकड़ का प्रयोग नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर ये चीजें हो जाएंगी। ठीक, तो इतने पॉइंट क्लियर है सबको, बताइए। जी जी क्लियर है ना? जी सर। हाँ, अब एक पॉइंट होता है, जैसे ये हो गया कि प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में लाने का जो होता है वही इनका पर्पस होता है, यही उद्देश्य होता है, ये होता है निमित्त कारण। अब बात आती, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, ये दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बात आती उपादान क्या होता है। उपादान का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल होता है, या इसका दूसरा वर्ड दिया है एक्चुअल। ये दो पॉइंट याद रखिए, जब कोई पोटेंशियल या एक्चुअल आ जाएगा वो आपका उपादान आ जाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में संभाव्य बोलते हैं इसको, और इसको वास्तविकता बोलते हैं। वास्तविकता बोलते हैं। अब इसकी कहानी क्या है, यहाँ पे तो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में लाने का जो पर्पस होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। लेकिन उपादान कारण क्या होता है, तो उपादान कारण के बारे में भी हम लोग जान लेंगे। उपादान कारण का मतलब होता है किसी विशेष चीज के लिए ही वो काम करेगा, वो किसी अन्य के लिए नहीं। मतलब कि कोई विशेष, मान लो कोई विशेष कारण है, ठीक है, तो विशेष कारण की वजह से विशेष कार्य भी होगा। ठीक है, मतलब कि और भी कोई विशेष चीज है तो विशेष चीज के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है, कि वास्तविकता यहाँ पर दिखाया जाता है। क्लियर है यहाँ पर ये दो पॉइंट? जी जी सर एक बार और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। जैसे यहाँ पर इसमें पर्पस बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि एग्जाम्पल दूध से दही का बनना, या तेल के लिए बीज की जो आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर तेल मतलब कुल मिला के यहाँ पर जैसे तेल बनाना है या दही बनाना है, दही बनाना है, तो तेल बनाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, और दही बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये तेल मात्र बीज से ही बन सकता है, दही मात्र दूध से ही बन सकता है, लेकिन बीज से और भी चीजें बनाई जा सकती है। लेकिन पर्टिकुलर इनका उद्देश्य क्या है, तेल बनाने के लिए इनका उद्देश्य कि भाई हमें बीज की आवश्यकता है, और यहाँ पर दही बनाने के लिए दूध की आवश्यकता है। लेकिन अब ये उपादान में कैसे इसको फॉलो करेंगे,
उपादान में कैसे आता है? उपादान में कहता है कि कोई विशेष चीज बनानी है ना, विशेष चीज बनाने के लिए विशेष चीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे विशेष कारण और विशेष कार्य की बात जब कभी भी हम लोग को क्वेश्चन पेपर में या कहीं पर भी करेगा और ऑप्शन देगा, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया किसी विशेष कारण की वजह से कोई विशेष कार्य होता है, आपको जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उपादान कारण दिया जाएगा, निमित्त कारण दिया जाएगा, ये दोनों दिया जाएगा या ये दोनों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दिया जाएगा। तो याद रखना आपको उपादान कारण में लगाना है। ठीक है, लाइन को याद रखें, किसी विशेष कारण की वजह से कोई विशेष कार्य किया जाए तो वो उपादान कारण है। जब किसी कार्य को करने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है कि उसके बिना काम नहीं हो सकता है, तो वो आपका निमित्त कारण हो जाता है। क्लियर है? दोनों पॉइंट माइंड में बैठ रहा है आप सभी के? जी ठीक है ना, किसी को डाउट तो नहीं है सभी लोगों को? क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी कि दोनों के एग्जाम्पल तो एक ही है, लेकिन दोनों के एग्जाम्पल को समझना है केवल कि भाई यहाँ पर एक पर्पस होता है कि तेल बनेगा तो उसका पर्पस उद्देश्य कि किससे बनेगा, बीज से बनेगा, तो ये इसका सेट होगा। लेकिन उपादान में कैसे सेट करते हैं कि भाई तेल बनाना है, कोई तेल एक विशेष चीज है, अब विशेष चीज के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कारण और कार्य दोनों विशेष हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका उपादान। जब कभी किसी कारण का कोई उद्देश्य होता है, किसी कार्य का कोई उद्देश्य होता है, कोई कारण निहित होता है, तो वो आपका निमित्त कारण बन जाएगा। क्लियर ये दो पॉइंट यहाँ? मनोज जी हाँ बोलिए। इसको मैं एक बार ही रिसाइट करूं कि जो समझ में आए तो आप क्लियर करिए फिर। ठीक है, ठीक। जैसे आपने निमित्त वाला जो बोला, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में लाने का काम करता है। मतलब अगर हमें तेल चाहिए तो बीज ही है जिससे वो अप्रत्यक्ष, मतलब तेल प्रत्यक्ष हुआ है ना, ये निमित्त हुआ। सही है? बोलिए। उपादान में आप जो बता रहे हैं उसमें है कि मतलब बीज ही वो विशेष कारण है जिसके द्वारा तेल मिलने का काम संभव हुआ, यही कह रहे हैं? हाँ ठीक है सर दोनों तो सेम हो जा रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? एक ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है। मतलब उपादान पोटेंशियल जो आपने लिखा है सर, पोटेंशियल का मतलब है कि बीज में वो क्षमता है कि वो तेल दे सकता है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये दोनों मिक्सअप हो रहा है। समझा रहे, फिर से समझा रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एक बार देखिए, यही एग्जांपल लेंगे, कोई और एग्जांपल नहीं लेंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे तेल के लिए ही काम करना है और मुझे दही के लिए काम करना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें समझना है कि अब बताइए, अब यहाँ पे अप्रत्यक्ष है। ठीक है, अप्रत्यक्ष क्या चीज है आपकी, बताइए? अप्रत्यक्ष यहाँ पर बीज है। ठीक है, बीज को तेल में कन्वर्ट करा, मतलब कि तेल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार दही को बनाने के लिए हमें दूध की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना किसी भी चीज को। यहाँ पर तेल को बनाने का उद्देश्य क्या है कि बीज हमें मिल जाए। ठीक है, बीज के मतलब कोई ना कोई काम, जैसे कोई ना कोई कारण होता है, किसी कार्य को उद्देश्य पर्पस होता है। तो यहाँ पर पर्पस जब कभी भी आएगा तो पर्पस के लिए निमित्त कारण का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर मैंने सेंटेंस बोला था ना, किसी विशेष कार्य के लिए जब कोई विशेष कारण उत्पन्न किया जाए तभी जो काम होता है वो उपादान कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष काम को करने के लिए कोई विशेष कारण चाहिए ना, समझ रहे मेरी बात को? किसी विशेष काम को करने के लिए कोई विशेष कारण चाहिए तभी वो काम संभव हो सकता है। तो विशेष, जहां पे विशेष वाली बात आ जाए तो वो ये उपादान कारण होगा। ठीक है, और वहीं पर आपका कंफ्यूजिंग ये है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दूध से दही का बनना, ये किसके अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन यही है ना माइंड में? बोलिए नेहा। जी सर। हाँ, यहाँ पे ना तो इसको लगाएंगे ना इसको लगाएंगे, तब हम सत्कार्यवाद को लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते। 3 क्वेश्चन आपको मैंने बताए। जब कभी विशेष की बात आ जाए तो उपादान लग जाएंगे, उद्देश्य की बात आ जाए तो ये आपका निमित्त कार्य लगा देंगे, ये दोनों नहीं मिलते हैं तो सत्कार्यवाद लगा देंगे हम लोग। क्लियर? सर अगर कोई नॉर्मली पूछ ले तो सत्कार्यवाद बनाएंगे।
ठीक है, कोई नॉर्मली पूछता है तो हम सत्कार्यवाद बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है ना कि नमक है, क्या नमक में चीनी रहेगी? नमक में चीनी कभी रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये दोनों का कोई कंट्रीब्यूट या कोई ना कोई उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर, विशेषता के आधार पर जो हम लेते हैं ऐसी चीजों को, तो ये तो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि केवल तेल, बीज से तेल का बनना तो सत्कारवाद हो जाएगा, दूध से दही का बनना तो आपका सत्कारवाद हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य बोल दे कि दही को बनाने का उद्देश्य क्या है कि दूध मिल जाए, या तेल को बनाने का उद्देश्य क्या है कि बीज मिल जाए, तो वहां पे उद्देश्य की बात जब कभी आ जाएगी तो निमित्त कारण होगा। जब कभी विशेषता आ जाएगा, लाइन में लिखा है किसी विशेष कार्य को करने के लिए विशेष कारण उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका उपादान कारण हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताइए ये पॉइंट। जी सर, क्लियर है ना, एक लाइन अपने पास सर। निमित्त, हाँ बोले सर, मतलब सर 2 वर्ड याद रखने हैं। जैसे निमित्त में आपको उद्देश्य याद रखना है, हाँ। और उपादान में हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य। ठीक है, ये तो यहाँ पर निमित्त का उद्देश्य हो गए होंगे, मे भी कोई डाउट्स नहीं होगा। जी सर। उपादान का मतलब होता है इस कारण, मतलब ये मीनिंग विशेष, निमित्त विशेष का उपादान में विशेष याद रखना है। हाँ, जैसे हम किसी विशेष उपादान के लिए कोई कार्य संपन्न करते हैं तो वो ये हिंदी मीनिंग ही इसका शुद्ध होता है कि उपादान मतलब विशेष कारण, निमित्त मतलब कोई उद्देश्य आपका। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन कल हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था पुरुष और प्रकृति का, फिर उसको एक बार देख लेते, क्योंकि एग्जाम में वही चीजें हम लोग को आती। सबसे पहले पुरुष होता है, फिर आपका प्रकृति होती है, ठीक है, प्रकृति के बाद आपका महत होता है, ठीक है, क्या होता है? महत होता है, महत के बाद अहंकार होता है, ठीक, अहंकार होता है। अहंकार से आपकी 3 चीजें बनती है, सत अहंकार, सतरजतम, रज अहंकार और तम अहंकार, ठीक है, तम अहंकार होता है। सत से आपने बताया इंद्रियां बनती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, जिसमें से एक मन होता है, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। यहाँ रज से शून्य होता है यहाँ पर, ठीक है, शून्य होता है यहाँ पर, कुछ नहीं बनता है। तम से आपकी सर इसमें कहीं कहीं रज और अहंकार से पंच महाभूत दिया हुआ। नहीं, महाभूत नहीं दिया है, जो दिया है वो गलत है, ठीक है। अगर आप प्योर फिलोसफी पढ़ें तो प्योर फिलोसफी में आपको यही चीज मिलेगी, फिर ये पंच महाभूत बनता है, ठीक। यहाँ पर ये चीजें होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि कॉज इफेक्ट, नाइदर कॉज नाइदर इफेक्ट, मतलब सबसे पहले प्रकृति क्या है, ये कारण बनेगी, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका प्रभाव बनेगा। किसका प्रभाव बनेगा? ठीक है, ये प्रभाव किसका बना? प्रकृति का बना। फिर महत के लिए महत का प्रभाव क्या बना? अहंकार बना है ये, ठीक है। मनोज जी, इसी के प्रभाव को भी विकृति भी कहते हैं ना? हाँ, प्रभाव को ही विकृति। इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में याद रखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभाव को हम लोग इफेक्ट पढ़ते हैं, इसको कॉज पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज, और यहाँ पर इफेक्ट, ठीक है। बस ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब यहाँ पर इतनी चीजें तो बन गई, अब यहाँ पर ये देखना है कि प्रकृति जो है ये आपका कॉज बनी है, किसके लिए? महत के लिए। और महत किसके लिए कॉज बना है? आपका अहंकार के लिए। मतलब यहाँ पर कॉज भी आ जाएगा, कारण भी आ जाएगा यहाँ पर। अब ये अहंकार है, अहंकार से कोई चीज बन रही, हाँ, सत रज उत्तम बन रहा है, मतलब कि ये भी किसी के लिए कारण जरूर बन रहा है, कारण है, ठीक है, किसी के लिए कारण जरूर बन रहा है। जैसे हम लोगों के लिए हमारे माता पिता कारण है, ठीक है, तो वैसे ही है। अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हुई, कारण और प्रभाव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सैलवी वर्मा हम लोगों को बताएंगी कि यहाँ पर जो तन्मात्राएं हैं, तो ये कारण और प्रभाव दोनों होंगे कि नहीं होंगे, कौन किसके लिए क्या होगा, कौन प्रभाव इसके लिए बनेगा और ये कारण किसका बनेगा। सैलवी वर्मा है, बताइए। ये पंच तन्मात्रा है, ये मुख्य रूप से प्रभाव, किसका प्रभाव बनेगा?
जी सर। ये अहंकार जो है किससे बना है? अहंकार से ये तन्मात्राएं बनी है, तो इसके किसके लिए ये अहंकार जो है कारण बना है? तो कारण है, तो अहंकार का प्रभाव क्या बनेगा आपका? अहंकार का नेहा जी बताएं आप, नेहा बताएं। सर ये कारण और प्रभाव दोनों रहेगा, पंचतन मात्राएं। ये प्रभाव रहेगा और कारण रहेगा। अब ये बताइए प्रभाव किसका प्रभाव है? ये सर अहंकार का। अहंकार। और कारण किसके लिए बन रहा है? ये पंचमहाभूत के तो लिए। ये प्रभाव हो गया हम लोगों का, ठीक है, जिसको इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं अहंकार से एक चीज और बनती है, अहंकार से आपकी इंद्रियां बनती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से कि कौन प्रभाव कौन कारण बनेगा, ये इतनी चीजें क्लियर। अब यहाँ पर आएगा कि पुरुष, पुरुष क्या होता है? ना कार्य ना कारण। नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, ना तो कारण है ना ही प्रभाव है हम लोगों का, ठीक है। कल हम लोगों ने सत, रज और तम की कहानी पढ़ी थी कि सत में श्वेत होता है, रज में क्या होता है आपका? क्या बताया था कल मैंने? रज में सर तो मन की चंचलता होता है, दुख का बैलेंस होता है। बैलेंस होता है। बैलेंस, ये बैलेंस का काम करता है सत और तम के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। दोनों को क्रियाशील करता है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा हम लोगों को कि सिंबल, नॉलेज का सिंबल कौन होगा? सत, रज और तम। नॉलेज का सिंबल कौन होगा? सत होगा। सत होगा सर। ज्ञान का प्रतीक होता है ये, जो ज्ञान का प्रतीक होता है वो श्वेत होता है, मतलब सफेद होता है आपका। रज, इसमें ज्ञान में हम लोगों को सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। फिर इसके सुख के बाद दुख तो आएगा ही आएगा, तो मतलब कि यहाँ पर दुख आता है, दुख के लिए इन्होंने रेड कलर बोला है, लाल कलर बोला है, ठीक है। और फिर इसके बाद अंधकार आता है, तो अंधकार के लिए जैसे नेहा ने कल एक क्वेश्चन किया था, क्या इसके लिए ब्लैक यूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं अंधकार के लिए। फिर डार्कनेस, ठीक है, अंधकार ये काले रंग का है ना, ठीक है। अब यहाँ पर कल हम लोगों ने एक एग्जांपल सेट किया था कि बत्ती और आग और तेल, ठीक है। तो वहां पर जैसे इसका एग्जांपल है कि मतलब ये तीनों एक दूसरे के विरोधाभास है, विपरीत है, लेकिन इन तीनों के बिना मिले कोई भी काम नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको ऐसे सीधे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, 2 सेकंड देख लेते हैं। सर एक क्वेश्चन और था सर, इसमें रज में आपने बताया था कि ये बैलेंस करता है, और फिर बताया था कि मन की चंचलता, मतलब मन बहुत ही विचलित होता है। भी मतलब मेरे कॉपी में ये मन चंचल है, ये रिलेट कैसे होगा एक दूसरे से? ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आ गया, दुख आता है। जब कभी दुख आता है तो दुख किसकी वजह से आता है? क्योंकि हमारा मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, चारों दिशाओं में भागता रहता है। तो वो जो है चंचलता होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है हम लोगों की, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होगी तो हम लोग के पास दुख आएगा। जब दुख आएगा तो हम उसके बारे में फिर विचार करेंगे। जब विचार करेंगे तब वहीं पर बैलेंस आना हम लोगों का स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ पर कुल मिलाके बताया गया चंचलता की वजह से ही हम लोगों को दुख होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? गतिशील बोला गया है। क्या बोला इसको? गतिशील बोला गया है इसको, ठीक है। क्या बोला गया है? गतिशील, ठीक। चंचलता की वजह से इसको गतिशील बोला गया है, या इसको बोल सकते हैं स्टिमुलेटिंग। इंग्लिश में बोलेंगे, एक वर्ड और दिया स्टिमुलेटिंग, ठीक, स्टिमुलेटिंग होता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि शुरुआती दौर में जब कभी आप सुख आएगा, सुख के बाद जब ये आता है दुख वाले में, तो दुख इन्होंने बताया कि दुख का रीजन क्या है? दुख का रीजन उन्होंने बताया कि चंचलता, मन की जो चंचलता होती है उसकी वजह से यहाँ पर अपनी इंद्रियों पर हम लोग इसको पकड़ नहीं बना पाते, या कह सकते इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती रहती है। मुझे ये चाहिए, किसी को मान लो अगर आप ये सोच रहे हो कि आज आप घर में हो
घर में आप देखो कि जो रोज डेली आपसे गलत तरीके से बात करता हो, अगर एक दिन उसने सही तरीके से बात कर लिया तो आप सोचोगे ना, अरे ये क्यों मुझसे सीधे तरीके से बात कर लिया। ठीक है, फिर आप घर में रहो कि कोई बात नहीं मानता हो कोई व्यक्ति, आप उससे कह दो कि मेरी बात आपने कोई बात कही, वो तुरंत वो बात मान जाए, तो मन में आपके आ जाता है ना कि अरे ये आज इसने मेरी बात को मान क्यों लिया। जब ऐसी चीजों के बारे में हर एक पहलुओं पर जब हम सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, मन की चंचलता वही होती है कि हम अपने विषयों या अपने इंद्रियों की तरफ कंट्रोल नहीं। कोई चीज चाहिए तो हाँ आज मुझे चाहिए। छोटा बच्चा देखा होगा रोने लगा तो वहां पे उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए। हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम लोग भी जिद्दी हो जाते हैं ना, और मन की चंचलता कहीं ना कहीं अच्छी होती है। मन की चंचलता कहीं ना कहीं अच्छी होती है, क्योंकि हमें दुख और दुख की चीजों को या जो चीजें नहीं यूज करनी चाहिए उसका हमें आभास कराती है। क्लियर। तो चंचलता सबके मन में होती है, कुछ Yes, लोगों sir. में कम होती है, कुछ मनोज जी, लोगों में ज्यादा होती है। मनोज बोलिए। जी, कल आपने बताया था कि सत्व जो होता है उसमें संतोष, तृप्ति आदि का भाव होता हर्ष है, होता और है, तम हाँ, जो होता संतोष है तृप्ति उसमें हर्ष ये सब उसमें चीजें होती है। आलस्य और निष्क्रियता के भाव होते हैं तम में। तो जो रज होता है दोनों, एक में संतोष तृप्ति, एक में है आलस्य और निष्क्रियता। तो जो रज आलस होता नहीं है, है, मुझे हर्ष लगता है है वो दोनों उल्लास के है। बीच में बैलेंस इस तरह से। जी हाँ, हर्ष हाँ, है आपने उल्लास है, आलस उसमें नहीं है संतोष सत्य में। नहीं 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 सर, सत्व में आपने बताया था हर्ष, उल्लास, संतोष और तृप्ति, सत्व का ना। ठीक है। और तम का आपने बताया था कि आलस्य, निष्क्रियता, उदासीनता। ठीक। तो रज में, रज जो है ये दो, सत्व और तम दोनों मूल रूप से तो मतलब होते हैं निष्क्रिय, इन दोनों को क्रियाशील बनाता है, और इस तरह से मुझे लगता है कि ये दोनों को बैलेंस करता है। हाँ ठीक है, लेकिन एक लाइन यहाँ पर आप लोग भी लिख लीजिएगा, जो ये सत होता है, ठीक है, और ये तम होता है, इन दोनों को मतलब कह रहा है कि सत और तम गुण व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय होते हैं। याद रखिए, व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय क्यों बोला, क्योंकि उनमें चंचलता होती नहीं है। चंचलता इसमें होती है, इसीलिए इसको गतिशील बोला गया है, इसीलिए इसको स्टिमुलिंग बोला गया है। ठीक है, मन की ये चंचलता की वजह से जो हमारी इंद्रियां जो है भागती रहती हैं, इसकी वजह से इसको सक्रिय बोला गया है और इन दोनों को निष्क्रिय बोला गया है। ठीक है, ये लाइन याद रखना है हम लोगों को। क्लियर है? जी क्लियर है नेहा? बताए, समझ में आया कि क्यों इसमें चंचलता की बात कर गई है? यस सर, थैंक यू। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पर थी, अब यहाँ पर इसको सब पूरा का पूरा हम लोगों ने बता दिया था। क्लियर है? यहाँ पर इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई ना। अब इसी में एक सृष्टि का निर्माण की बात होती है। क्या बात होती है? सृष्टि का निर्माण। सृष्टि का निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, इनकेस अगर आ जाए तो आप बता सकते हैं। सृष्टि का निर्माण जो है 23 एलिमेंट से होता है, मतलब कि यहाँ पर पुरुष और प्रकृति को हटाकर जितने आपके एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाकर आपके सृष्टि का निर्माण होता है। अब सृष्टि के विकास या संरचना की बात किसमें करते हैं हम लोग, बताइए। सृष्टि के संरचना या विकास की बात हम लोग किसमें करते हैं? कॉस्मोलॉजी में। याद रखिएगा, ठीक है, इसको कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में सृष्टि के विकास या सृष्टि के रचना की बात हम लोग कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और कॉस्मोलॉजी में क्या क्या चीज आएगी या सृष्टि के विकास में? आपकी महत आएगी, अहंकार आएंगे, पंच तन्मात्राएं आएंगी, ठीक है, और पंच महाभूत आएंगे, आपकी इंद्रियां आएंगी। ठीक, इतनी चीज आएंगी, मतलब पुरुष और प्रकृति को छोड़कर कॉस्मोलॉजी में सब कुछ आएगा। कह सकते हैं हम कि महत से लेकर, ठीक है, महत से लेकर हम पंच महाभूत तक जाएंगे, पंच महाभूत तक जाएंगे। क्लियर? ये पॉइंट भी हम लोग के माइंड में बनकर बैठना चाहिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि उपादान कारण कौन है? उपादान कारण, ठीक है, उपादान कारण कौन है? अब बताओ, पुरुष और प्रकृति में उपादान कारण कौन होगा, बताइए। विशेष कारण से विशेष कारण प्रकृति।
प्रकृति प्रकृति। होगी सर। पुरुष और प्रकृति में अगर पूछा जाए तो उपादान कारण कौन होगा? प्रकृति। सर प्रकृति। भाई सर प्रकृति प्रकृति ही ही होगी ना। है। ये तो पुरुष में तो नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट है ही, ना तो ये कारण है ना ही ये प्रभाव है, केवल प्रकृति ही है। अब उपादान क्यों बोला गया इसको? ये भी और किसी को उपादान नहीं बोला जाएगा, केवल इसी को ही उपादान बोला। क्यों? क्योंकि ये विशेष कारण है विशेष चीजों को बनने का। विशेष चीजें क्या थी? विशेष आपकी सृष्टि। सृष्टि का निर्माण जो है किसी विशेष चीज से ही तो विशेष चीज का निर्माण होगा। जैसे सृष्टि जो है ये कार्य है और कारण इसका कौन है? प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति है यहाँ पर। तो याद रखना है कि उपादान कारण हम लोग की प्रकृति होगी। क्वेश्चन ये असिस्टेंट प्रोफेसर में बन सकता है। ठीक है, नए आयामों को नए प्रारूप को हम लोग देख रहे हैं तो क्वेश्चन लाजमी है कि ऐसे ही बन सकते हैं। अब प्रकृति की बात आई तो प्रकृति कैसी है? सूक्ष्म है, अव्यक्त है। प्रकृति को अनुमान कह सकते हैं क्या? तो अनुमान के द्वारा इसको जल्दी नहीं हम लोग कह सकते। प्रकृति एक प्रकार की जड़ है। इसको प्रकृति को हम लोग बोल सकते हैं। एक वर्ड हमने लिखा था जब बुक से पढ़ रहे थे तो उसको बताते हैं जस्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में इन केस कोई पूछ लेते हैं। अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड। ठीक है, अव्यक्त है इसको। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अनमैनिफेस्ट पढ़ते हैं। अनमैनिफेस्टेड। ठीक है, अनमैनिफेस्टेड। इसको याद रखना है कि इंग्लिश में भी अगर हम लोगों के सामने आएगा प्रकृति तो वो को चीज करेंगे। अनकॉन्शियस आता है। सर प्रकृति को अव्यक्त कहेंगे। हाँ, सब प्रकृति के बारे में ही कहानी चल रही है। क्योंकि प्रकृति सामने से प्रत्यक्ष नहीं होती, अप्रत्यक्ष है, इसीलिए अव्यक्त कहा जाएगा उसको, है ना? हाँ सर अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस को अचेतन बोलते हैं। अभी बताते हैं क्यों बोलते हैं, सब कुछ बताएंगे। कोई भी चीज बिना लॉजिक या बिना तर्क के नहीं बताएंगे। ठीक है, अचेतन है हम लोग का, अव्यक्त है। ठीक है, अनकॉन्शियस, अनमैनिफेस्टेड है हम लोगों का। ठीक है, और इटर्नल की बात करेंगे। इटर्नल, शाश्वत जिसको बोलते हैं। ठीक, इटर्नल। ठीक है, इटर्नल। ये तीन वर्ड यहाँ पर मैंने यूज करे हैं। ठीक है, तो अव्यक्त का मतलब होता है कि प्रकृति में कौन छुपा है? ये पूरी की पूरी सृष्टि छिपी हुई है ना, इसीलिए इसको अव्यक्त बोला गया। अव्यक्त या अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज छुपा हुआ हो, मतलब अनमैनिफेस्टेड होता है। फिर आता है अचेतन। अचेतन का मतलब हमने इसको जड़ बोला है ना, कि प्रकृति क्या है? जड़ है। ठीक है, क्या है प्रकृति? प्रकृति आपकी जड़ है, इसीलिए इसको अनकॉन्शियस बोला है। अनकॉन्शियस बोला है हम लोगों ने। फिर ठीक है, अनकॉन्शियस बोला है हम लोगों ने। और यहाँ पर ये प्रकृति के ये चेतन अवस्था में कॉन्शियस है। क्वेश्चन आ सकता है कि चेतन अवस्था में कौन रहता है? पुरुष रहता है कि प्रकृति रहता है? तो हम लोग माइंड में सोच लेंगे कि भाई हर चीज बनती किससे है? प्रकृति से बनती है, इसका मतलब चेतन भी वही होगा। तो वहीं पर हम लोगों का सवाल क्या होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार पॉइंट करके कर रहा हूं कि अनकॉन्शियस आपकी प्रकृति है। देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, अचेतन को और चेतन दोनों चीजें याद रखिएगा। ये प्रकृति है और पुरुष को बोलते हैं, पुरुष को लोग चेतन बोलते हैं। चेतन मतलब कॉन्शियस बोलते हैं। ठीक, कॉन्शियस। अब चेतन और अचेतन की कहानी समझ लो। जो सुख और दुख दोनों में समान हो, जिसको किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी कौन सी चीज है? तो ऐसी पुरुष है। पुरुष क्या है? आपकी आत्मा है। चेतन का मतलब समझे, और अचेतन का मतलब क्या होता है? जो जड़ है, जिसको कुछ देर के लिए उसके मन मस्तिष्क में अंधकार फैल जाता है। जब जब कभी सर्ग और प्रलय की बात करते हैं ना, सर्ग और प्रलय, तो सर्ग और प्रलय का मतलब यही हुआ कि सर्ग है और ये सर्ग जो है आपका पुरुष कहलाएगा और प्रलय जो है आपकी प्रकृति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि निर्माण सबका किससे हुआ है? प्रकृति से हुआ है। और यही प्रकृति एक, यही जितनी भी चीजें बनी सब जाके एक दिन प्रकृति में ही समाहित हो जाएंगी, मिल जाएंगी। क्लियर पॉइंट इतने बताइए। यस सर। ठीक है, इटर्नल होते हैं।
और सर शाश्वत का क्या होगा यहाँ पे? शाश्वत का जो सत्य है, शाश्वत का मतलब होता है इटरनल, इटरनल का मतलब जो रियल हो, जो ट्रुथ हो, जो सत्य हो, सच हो, ठीक है, वही होती है आपकी। ठीक है, इसमें इसको त्रिगुणात्मिका भी बोलते हैं। तो प्रकृति को और जितने नामों से भी जानते हैं सब। एक बार क्वेश्चन आती है कि प्रकृति कैसी है, सूक्ष्म है कि वो दिखाई देने वाली। तो प्रकृति जो है अदृश्य रूप से सूक्ष्म है, दिखाई ना देने वाली चीज है, मतलब बहुत ही माइन्यूट है। पुरुष शाश्वत नहीं है क्या? पुरुष शाश्वत नहीं है? पुरुष शाश्वत नहीं है, पुरुष को भी शाश्वत है। पुरुष शाश्वत नहीं है। पुरुष चेतन है और पुरुष चेतन है भाई, चेतन मतलब कॉन्सियस है आपका, त्रिगुणातीत है। यहाँ पर ये आत्मा है, ठीक है, आत्मा के समान है, ठीक है, शुद्ध बुद्ध जब बोलते हैं ना। सर बोले ये त्रिगुणातीत का आप कहे थे कल बताने के लिए, ये प्रकृति त्रिगुणातीत है या पुरुष? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बता, लिख दे रहे। प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिका है, त्रिगुणात्मिका है, तीनों गुणों से युक्त त्रिगुणात्मिका, ठीक है। और पुरुष जो होता है त्रिगुणातीत है, पुरुष जो है त्रिगुणातीत है। ठीक है, त्रिगुणातीत का मतलब होता है जिसमें ये तीनों गुण ना आते हो, मतलब सत रज और तम। जब ये तीनों गुण नहीं आते हैं तो ना तो उसको सुख होगा, ना तो उसको दुख होगा, और ना ही उसके अंदर अंधकार होगा। मतलब कि इन सब चीजों से वो परे है, जिसको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, तो वो कौन है? वो आपका पुरुष है। क्लियर यहाँ पर इतनी चीजें? यस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कहानी, अब इतनी चीजें क्लियर होगी ना, अब चलते हम आगे जो नॉलेज, अब हम लोग चलते ज्ञान मीमांसा की तरफ। इतनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर, पॉइंट जितने थे? नहीं मनोज सर, हाँ बोलिए। वो जो हम लोग ट्रायड में पढ़ते हैं, चेतन अचेतन मन और अर्ध चेतन मन, वो अलग है और ये अलग है ना? है नहीं, अलग नहीं है, सब एक ही है। अगर उसको साइकोलॉजी से अभी जोड़ देंगे ना तो समय थोड़ा, लेकिन चलिए बताते हैं। अच्छा चलिए, वहां पर जब साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रायड को पढ़ते हैं तो सिगमंड फ्रायड में कहते हैं चेतन। चेतन का मतलब होता है कि कॉन्शियस रूप में बैठना। चेतन का मतलब हुआ कि एकदम जागृत अवस्था में बैठना। जागृत अवस्था। कोई भी चीज जो बताई जा रही हो तो उसको झट से समझ लेना, उनमें अंतर करना, उनमें विभेद करना, सब कुछ जान लेते हैं। तो वहीं पर ये आत्मा का भी काम है, आत्मा भी ये सब चीजें। अचेतन का मतलब क्या होता है? अचेतन का मतलब कि कोई दबी हुई इच्छाएं जो होती है, वो सब चीजें होती, वो छुप जाती, वो दब जाती वहां पर। ठीक, अचेतन का जहां पर सुख और दुख के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, सोच अचेतन मन में नहीं। जब हम युंग को पढ़ेंगे तो उनकी अचेतन की कहानी पढ़ेंगे तो उनकी अचेतन में बहुत ढेर सारी कहानियां होती हैं, जिसमें आपका शैडो होता है। शैडो भी हम लोग पढ़ते हैं ना युग में, तो वहां पे अचेतन के रूप अलग है। और जब सिगमंड फ्रायड अचेतन बताते हैं तो अचेतन के लिए उन्होंने बताया कि जो जो हिस्सा हमारा नीचे का होता है, या जो हिस्सा हमारा कुछ दिनों, कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। शांत इन द सेंस कि वास्तविकता को जो नहीं जान पाता है, तो वास्तविकता को चेतन अवस्था में हम जान लेते हैं, जबकि जो वास्तविकता रहती है जब उसको हम नहीं जान पाए तो वो अचेतन अवस्था में जाती है। जब अर्धचेतन का मतलब होता है कि कुछ चीजें तो हम यहाँ पर देख, कुछ चीजें तो हम जानते, कुछ चीजें हम नहीं जानते, तो वो अज्ञान के रूप में चली जाती है। तो उसको हम ऐसे जोड़ लेंगे यहाँ पर। क्लियर? जी सर। नहीं, मैंने यहाँ पे पुरुष को ना कॉज है ना इफेक्ट है, तो ये न्यूट्रल बना रहता है, इसीलिए मुझे लगा कि चेतन कैसे होगा जब ये कुछ भी नहीं है, तो ये चेतन कैसे हो सकता है, इसीलिए कुछ भी नहीं। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं का मतलब है कि ये सुख दुख ये इन चीजों आत्मा से है। परे है, इसलिए इसको चेतन कहा गया है। जी सर। निष्क्रिय, अब देखिए निष्क्रिय क्यों कहा गया ये भी जान लो। निष्क्रिय क्या कहते हैं ना, सुन रहे तरीके, निष्क्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है सृष्टि के प्रक्रम में जब वो छूट जाते हैं, मतलब कि जब कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, संसार की हर कर्म को हम कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम जो है ये आत्मा जो होती है ये मुक्त हो जाती है। मुक्त होने का मतलब कि ये जीवन और मरण के चक्र से हम मुक्ति पा लेते हैं। तो वही आपका पुरुष है, वही आपकी आत्मा है। क्लियर? जी।
हाँ, जब यहाँ पर पुरुष जो है अपने आप को पुरुष, जब ये आत्मा सोचने लगती है कि इस प्रकृति के द्वारा जितनी भी चीजें बनी है ना, सब मैंने बनाई है, जब कभी ये सोचने लगता है तभी वहां पर बंधन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। तभी क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए कि आपका सांख्य दर्शन में बंधन क्या है, तो आप बताएंगे सांख्य दर्शन में बंधन का मतलब है जब पुरुष यह सोच लेता है कि प्रकृति के द्वारा जो भी काम किया गया है वह मेरे द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा। अर्थात जब पुरुष जो है सुख और दुख दोनों चीजों को अपने में समाहित कर लेता है तो वही आपका बंधन है। ठीक है, वही क्या है? बंधन है। क्लियर यहाँ पर? जी सर। ठीक, वही आपका बंधन है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मेटाफिजिक्स हो गए, अब हम लोग चलते हैं एपिस्टेमोलॉजी की तरफ। अब यहाँ पर हमने बताया बंधन है। अब इस बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी भी चीज से मुक्ति के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान। और ज्ञान कहाँ मिलेगा हम लोग को? कौन सी मीमांसा में मिलेगा? ज्ञान। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हम लोग सत्याग्रह आपका मतलब इसमें आता है तत्व मीमांसा में? हाँ, तत्व मीमांसा में आता है भाई। तत्व मीमांसा क्यों थी? क्योंकि क्या वर्ड है ना, तो सब चीजें प्रकृति के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब प्रकृति ने अपनी सब चीजें बता दी, अब प्रकृति कह रही है अब आपको मुझे जानना है। आप में जो बंधन है, जो बंधन की जो भी डेफिनेशन बताई, इसी बंधन से मुक्त होने के लिए इन्होंने नॉलेज मतलब मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज या वैध ज्ञान की बात करी, जिसमें इन्होंने क्या बताया? आपका कितने ज्ञान बताए हैं कुल मिला के? सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी जिसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। याद रखिए, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनकेस अगर मुझे नहीं आएगा तो हम उसको पढ़ के बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि नहीं बताएंगे सब। ठीक, तो सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी लेकर हम चलेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी में हम लोग को क्या जानना है, ये याद रखिए। ये बंधन की बात जो है कहां पर करी गई थी? ये मेटाफिजिक्स में करी गई थी। बंधन में क्या था? जब पुरुष जो है, क्या समझ ले कि ये जो सुख और दुख, मतलब दुख और सुख सब उसी के अंदर समाहित है। जब ये ऐसी भावना आ जाए तो इसी से मुक्त होने के लिए हम लोगों को एपिस्टेमोलॉजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये आपका इसमें है नहीं, ये हम लोग मेटा में है। मेटा की कंडीशन को लेके हम लोग आगे चले हैं। ठीक है, इसको जानना है, इसलिए ये मेटा में था। इसकी प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हम लोग नॉलेज की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? नॉलेज। अब नॉलेज भी कैसे नहीं, नॉलेज के साधन या प्रमाण की जरूरत पड़ेगी कि भाई कोई भी नॉलेज लेंगे तो उसको बिना प्रमाण के हम लोग लेंगे। तो इन्होंने बोला तीन प्रमाणों की बात करी इन्होंने। ठीक है, तीन प्रमाण कौन कौन से थे? सबसे पहले था प्रत्यक्ष। ठीक है, दूसरा प्रत्यक्ष के बाद क्या था? अनुमान, फिर शब्द, फिर उसके बाद शब्द। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या होता है आपका? परसेप्शन होता है आपका। क्या होता है? प्रत्यक्ष, सामने देखकर इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। अनुमान में क्या होता है आपका? लॉजिकल इन्फ्रेंस होता है आपका। जी, लॉजिकल इन्फ्रेंस। सर, हाँ बोलिए सर। यहाँ पे एक डाउट है मेरा। हाँ सर, जैसे जो पुरुष होता है वो तो आत्मा होता है, वो उस स्टेज पे होता है ना कि जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, या ये मुक्ति, हर बंधनों से मुक्त। तो प्रकृति यहाँ बंधन आएगा ना सर? नहीं, यहाँ पर प्रकृति तो अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर पुरुष अर्थात आत्मा सोचने लगती है। तो पुरुष ही रहता है कि मतलब यहाँ पर आत्मा सोचती है कि अरे भाई प्रकृति जितनी भी काम कर रही है ना, ये सब मेरे द्वारा हो रहा है। हम अगर हट जाए यहाँ से ये काम ही नहीं हुआ। जब वो चीज ऐसा सोच ले, मतलब यही तो उसकी कंफ्यूजन है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अनुमान ज्ञान को बताते
बताते हैं और शब्द ज्ञान को बताते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान में परसेप्शन की बात करते हैं कि जहां पर प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को दिखाया जाए, उसके भाव को बोध कराया जाए, समझाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई चलिए इससे समझ में आया, दूसरा उन्होंने कहा चलिए एक चीज और लेकर चलते हैं, अनुमान, जिसमें लॉजिकल इन्फ्रेंस बोलते हैं। लॉजिकल इन्फ्रेंस में तार्किक अनुमानों के द्वारा उनको समझाते हैं, तार्किकता के द्वारा, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप प्रकृति और पुरुष से अलग हो। फिर इसके बाद शब्द आता है। शब्द जो है इसमें आपके आप्तवचन आते हैं। आप्तवचन में मौखिक गवाही या मौखिक रूप से जो बोलते हैं हम लोग, वो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल टेस्टमनी। वर्बल आप तो वचन ना सर। हाँ, टेस्टमनी, हाँ, वर्बल टेस्टिमनी। आप इसको बोलते हैं मौखिक गवाही, जिसको बोलते हैं ना वर्बल टेस्टिमनी, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी चीजें तो क्लियर हुई। अब यहीं पर आता है कि ज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं। तो ज्ञान के सिद्धांत तो यहाँ पर भी आपके ये ज्ञान के सिद्धांत में अगर आपको ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान के सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रत्यक्ष है, अनुमान है और शब्द है। शब्द में भी आप तो वचन आएंगे। फिर इसके बाद अगर थ्योरी पूछता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात करेगा, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज आपकी कौन कौन सी आएगी, परसेप्शन आएगा, लॉजिकल इन्फ्रेंस आएगा और आपका वर्बल टेस्टिमनी आएगा। लॉजिकल इन्फ्रेंस को तार्किक अनुमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक अनुमान। तार्किक अनुमान आएगा। मौखिक गवाही को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? गवाही खुद ही हिंदी है। गवाही खुद ही मतलब और कोई इसका पर्यायवाची है? साक्ष्य। हाँ सर प्रमाण भी होगा। हाँ, मौखिक प्रमाण, प्रत्यक्ष भाव। तो ये चीजें होती हैं। इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हुई। अब यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सांख्य दर्शन का मुख्य रूप से इन सबको बताने का जो रीजन होता है, ये बताता है कि ये जो पूरे प्रमाण है, ये सुख और दुख से मुक्ति के लिए ही काम करे हैं। कि यहाँ पर ये बताता है कि जो पुरुष कहता है कि भाई, अब यहाँ नेहा का भी जवाब छुपा है कि नेहा ने कहा कि जब पुरुष खुद ही आत्मा है तो उसको क्या जरूरत है। तो यहाँ पर पुरुष को पता है, लेकिन पुरुष में कुछ देर के लिए इस बंधनों में बंध जाता है। जब बंधन में बंध गया, उसको बंधन से मुक्त होने के लिए ही, इस आत्मा को मुक्त होने के लिए ही ये सब पूरी की पूरी कहानी चल रही है। ये जो सृष्टि, अब अगर हम सोच रहे कि सृष्टि का निर्माण जो है मेरी वजह से हुआ है, केवल और केवल मेरी वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पर बताने के लिए हम लोग इन तीन नॉलेजों का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। चलिए अब और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के अंतर्गत आएगा टाइप्स ऑफ पेन एंड सफरिंग, मतलब दुख और पीड़ा के प्रकार आएंगे। टाइप्स ऑफ सफरिंग कितने प्रकार की होती है बताइए? टाइप्स ऑफ सफरिंग की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सफरिंग कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। ठीक है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दैहिक। बिल्कुल बिल्कुल। सर पता नहीं क्यों कोई अदर बोलता है तो स्क्रीन चली जाती है मेरे उसमें। हाँ, वो मुझे भी, हम भी अपने मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं ना, तो वो चली ही जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसको स्क्रॉल करेंगे लॉक करने का। चलिए इसका हम कोई ना कोई निकालते हैं कि कैसे इसको लॉक करते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दुख और इसके, यहाँ पर दुख की बात करिए, दुख और पीड़ा, या कहेंगे टाइप्स ऑफ पेन एंड सफरिंग। सर जिनका चला जा रहा था उनको बोल दीजिए जो स्क्रीन एक बार स्क्रॉल करके फिर उस पर डबल टैप कर ले, परमानेंट तब रह जाएगा। हाँ, डबल क्लिक मार दे। डबल क्लिक। हाँ, एक स्क्रॉल करके आगे पीछे हो लें, फिर उसके बाद आके जैसे एक टैप पे भी खुल जाता है ना, आप डबल टैप कर दें, वो स्थिर हो जाएगा।
डबल क्लिक करेंगे तो स्थिर हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन एंड सफरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन्होंने बोला है, सबसे पहले क्या अगल होता है बगल आपका, चले जाइए फिर आपको करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, फिजिकल होता है सबसे पहले, आदि भौतिक। ठीक है, फिजिकल जिसको बोलते हैं आदि भौतिक, आदि भौतिक होता है आपका, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरे पॉइंट में आपका क्या आता है आपका, बताएं। चलिए वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो तब सही रहेगा। सबसे पहले फिजिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल में क्या आता है, फिजिकल की क्या कहानी बनती है, उससे रिलेटेड हम लोग चीजें देखेंगे। तो फिजिकल में बताओ क्या क्या चीजें आएंगी। सर फिजिकल में मतलब जो बाह्य प्रभाव से दुख उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए सब्जी काटे, उंगली कट गई, हाँ, या फिर हाँ किसी चीज से लगना, चोट लगना, ये सब, या फिर पशु पक्षी मनुष्यों के द्वारा लगा हुआ कोई भी पहुंचाया गया पीड़ा, ये सब। और कोई सी के पास कोई लॉजिक है, बताएं। हेलो मनोरमा जी बताएंगे कुछ, हेलो गई क्या, हेलो हेलो यस सर, मनोरमा आवाज जी आ आप रही है नहीं आपकी। आगे आगे बताएं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। उनको पता नहीं होगा ना। हाँ सर, ये पता नहीं, पहले नहीं होती थी लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम होती है सिग्नल में। अच्छा अच्छा, चलिए हमने पूछा कि ये जो फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें भी हो सकता है कि जो प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रॉब्लम होती है, वो तो नहीं अन्य आएगी, प्राकृतिक आपदाएं तो इसमें नहीं आएगी, प्राकृतिक आपदा तो नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा इसमें नहीं आती है। सर इसमें बाह्य भौतिक पदार्थों के कारण जो दुख होते हैं, जैसे अचानक से चोट लग जाना, वर्षा के कारण, या सर्दी लग जाना, या सांप बिच्छू, ये आदि भौतिक ही तो है सर। सर्दी पर मतलब दैविक हो गए ना सर, दैविक नहीं होगा, वर्षा के कारण सर्दी लग जाना, जैसे बारिश के कारण, जैसे ये सब सांप बिच्छू का काट लेना, ये सब क्या है। नहीं, आदि दैविक में तो वो चीजें होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे भूकंप। सांप बिच्छू वाला तो वो तो सही कह रही हैं आप, भौतिक दुख, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं आपके सामने। वो आदि दैविक होते हैं ना, आदि दैविक जो होते हैं वो बाह्य अलौकिक होते हैं, मतलब जो कि भूकंप है, बाढ़ आ जाना, ये आदि दैविक सब अभी बताएंगे। चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब कभी हम लोग फिजिकल की बात करते हैं या आदि भौतिक की बात करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से शारीरिक जो प्रॉब्लम, मतलब फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है हम लोग के, फिजिकल पेन एंड सफरिंग की जो हम लोग बात करते हैं वो आती है। तो इसमें मुख्य रूप से आती क्या है, इसमें मुख्य रूप से आपका जो आता है, इसमें आता है जैसे कांटे का गड़ना, तीर का चुभना, जैसे आपने चाकू से कोई सब्जी काटे तो तब लग जाना, और पशुओं के द्वारा फसल का खराब करना, ये सब चीजें आती हैं। इन सबको दूर, अब इतनी चीजें प्रॉब्लम आती नहीं आती हम लोगों को, बताइए। जैसे कांटा लग जाए या तीर लग जाए या चाकू लग जाए या ये सब चीजें, तो शरीर में किसी भी तरीके, मतलब कि यदि कोई भी बीमारी, मतलब कह रहा है कि इसमें if some illness has already occurred, seeks help from doctors and medicines along with lifestyle change, मतलब यदि कुछ बीमारी पहले से ही हो चुकी है तो जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ डॉक्टरों दवाओं का मदद लेनी चाहिए। अगर इन सब चीजों से भी नहीं सही होता है तो सबसे प्रमुख चीज है आयुर्वेद का हम प्रयोग करें। देखते नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इन सबसे दूरी या इन सबसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 5 चीजें बताई हैं, ठीक है। कह रहे हैं 5 things help to prevent and overcome physical pain and suffering
अब देखिए इन्होंने बोला है कि 5 चीजें जो हैं शारीरिक दुख दर्द से को कम करने या खत्म करने में मदद कर सकती हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि उचित आहार। क्या बोला है आपसे? उचित आहार बोला है सबसे पहले बोला इन्होंने उचित आहार। ठीक है, उचित आहार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर डाइट बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका? दूसरे में है कि बैलेंस कंडक्ट एंड बिहेवियर, मतलब उचित आचरण और व्यवहार। ठीक है, क्या बोलेंगे सेकंड बार में? बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड कंडक्ट एंड बिहेवियर। कंडक्ट बिहेवियर मतलब कि यहाँ पर संतुलित आचरण और व्यवहार, हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संतुलित आचरण और व्यवहार। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे प्रॉपर एक्सरसाइज। क्या लिखेंगे? प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, कि क्या बोलेंगे? उचित व्यायाम। ठीक है, नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? नंबर 4 पे आएगा गोइंग टू बेड ऑन टाइम। ठीक है, समय पर आराम करना। गोइंग टू, क्या बोलता? गोइंग टू बेड ऑन टाइम। पांचवा पॉइंट क्या है आपका? पांचवें पॉइंट में होगा वेकिंग अप ऑन टाइम। वेकिंग अप ऑन ए टाइम। ठीक, यहां पर ठीक, इतनी चीजें रहेगी। मतलब कि यहाँ पर समय पर जागना, मतलब समय पर अपने बिस्तर पर लेटो, समय पर जागो। फिर उसके बाद आपका क्या होगा? व्यायाम, आहार लेना, व्यायाम करना, इन सब चीजों से रिलेटेड आपकी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। इन सब चीजों से आपको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल बताया, फिजिकल के बाद इन्होंने सेकेंड वाला जो बताया है आपका, देखते हैं उसमें क्या बताता है सेकेंड वाले में। सेकेंड वाला क्या होगा बताइए, जो आप लोगों ने बोला है? सर आध्यात्मिक। हाँ, आध्यात्मिक भी लेंगे हम लोग। सर ये टाइप ऑफ पेन ज्ञान मीमांसा में आता है। हाँ, ज्ञान मीमांसा में आता है कि हमें दुख तकलीफ कैसे कैसे होती है। तो इन्होंने दुख के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, चलो, तो पहले पॉइंट तो ये हो गया। पहले पॉइंट पे आपने लिख लिया फिजिकल में, जैसे आपकी चोट लगना शरीर में, मतलब शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आता है इसमें, जो आपको दिखाई दे शारीरिक रूप से। अब आती है मेंटली प्रॉब्लम पे। ठीक है, मेंटली प्रॉब्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। क्या बोलेंगे? नंबर 2 आध्यात्मिक दुख। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग दूसरे फिजिकल या इमोशनल, क्या बोलते हैं? फिजिकल या इमोशनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। स्पिरिचुअल होगा सर। हाँ, स्पिरिचुअल होता है, लेकिन अगर इंग्लिश में देखेंगे तो फिजिकल हम लोग को पढ़ने को मिलता है ना। फिजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल, आध्यात्मिक को, हाँ साइकोलॉजिकल, इसी को इमोशनल बोलते हैं। इमोशनल बोलते हैं इसी को, आपको स्पिरिचुअल भी बोलते हैं। स्पिरिचुअल, ठीक है, ये 3 नामों से जाना जाता है, ये याद रखना है लोगों को। ठीक है, इन 3 नामों से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है ये जान लीजिए। इसमें मुख्य रूप से इस प्रकार के दुखों में कोई बाहर की चीजें जो होती हैं और अंदर की दोनों ही चीजें प्रॉब्लम करती हैं। किसको? मन और शरीर दोनों को ही प्रॉब्लम करती हैं। कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ सफरिंग नीड हेल्प फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी एंड माइंड, मतलब बॉडी और माइंड दोनों को प्रॉब्लम करता है। बॉडी एंड माइंड,
ठीक, इन दोनों को यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है, पहली बात। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि अंदर से अपने आप के प्रति अपना रवैया बदलने पर भरोसा हम लोग करते हैं और अपने आप जो विश्वास होता है उसको पाने का हम प्रयास करते हैं, और इन सबको पाने का, इन सब चीजों को सही, अब देखिए पहले पॉइंट बॉडी और माइंड में प्रॉब्लम होती है, अब इन सब चीजों को सही करने का हम लोग के पास विकल्प क्या होगा, तो हम लोग के पास विकल्प यही होगा कि हम अपने आप को अंदर से मजबूत करें। मतलब कह रहा है कि फ्रॉम इनसाइड चेंजिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ, trusting and believing in yourself creates psychological support, मतलब मनोवैज्ञानिक समर्थन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल हम लोग क्या बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं। ठीक, साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे बनाते हैं, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब कोई बनाना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई एग्जाम है, एग्जाम में हमारे नंबर अच्छे नहीं है या हमारा नहीं हो पाए सिलेक्शन, तो हम लोग को कोई बाहर तो नहीं मजबूत कर सकता, हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने मन को खुद मजबूत करना पड़ता है। तो वहीं पर ये बताते हैं हम लोगों को। क्लियर है पॉइंट, बताइए। यस सर। जैसे इसमें आध्यात्मिक दुख में और चीजें, अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में इसमें क्या आएगा आपका, जैसे क्रोध आएगा। ठीक है, क्रोध आता है, क्रोध के साथ साथ और चीजें आपकी इसमें क्या जुड़ेंगी, क्रोध के साथ भय आएगा। ठीक है, क्रोध आएगा, भय आएगा, सर में दर्द होना, ये सब चीजों, सर में दर्द होना याद रखिए, सर में दर्द होना ये शारीरिक में नहीं जाएगा, ये साइकोलॉजिकल में जाएगा या इमोशनल में जाएगा या स्पिरिचुअल में जाएगा। सिर का दर्द होना ना, मतलब कि ये कह रहा है कि यह शारीरिक दुख को कम करने के लिए बाहरी उपायों के साथ दुख को और दूर करने में मदद करता है, दुखों को दूर करने में। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि यह शारीरिक दुख को कम करने के लिए बाहरी उपायों के साथ दुख को दूर करने में मदद करता है। क्लियर, कहेंगे दिस कंबाइंड विथ एक्सटर्नल मेजर्स टू एलोवाइट फिजिकल सफरिंग हेल्प टू ओवरकम सॉरो एंड ग्रीफ। ठीक, सॉरो एंड ग्रीफ की बात करता है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हुई, ये दो पॉइंट कि ये हम लोग को मनोवैज्ञानिक जो होता है, आध्यात्मिक जो है, हम लोगों को कैसे हेल्प करता है दुखों से दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। फिर तीसरे में कहता है कि अगर इन मनोवैज्ञानिक रूप से अगर किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करना हो तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना, अपने माइंड को स्थिर रखो। माइंड को स्थिर करने के लिए हम लोग योग करते हैं। क्या करते हैं, योग। ठीक है, योग करते हैं। योग करने से पहले इसके कुछ स्टेप भी होते हैं ना। क्या होते हैं इसके स्टेप, ज्ञान जिसको कहते हैं दुख से मुक्ति पाने के लिए विवेक, हाँ विवेक ज्ञान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान प्राप्ति के साधन। क्या बोलते हैं, ज्ञान विवेक ख्याति, ज्ञान प्राप्ति के साधन। ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है, यम नियम आसन, ये वाला सर। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है आपका, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम नियम आसन हो जाएगा, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 6 7 और ये 8। याद रखना कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इतनी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के साधन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दुख हो गए। 2 दुख के बाद एक और बचता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा कौन सा होता है आपका जो बचता है हम लोगों का, आदिदैविक दुख। हाँ, आदिदैविक दुख। उसमें क्या होता है,
भूकंप, से बाढ़, दैवीय आपदाएं होती हैं। हाँ दैवीय आपदाओं के कारण मिलने वाले दुख। जैसे सर्दी, गर्मी, ये सब चीजें होती ना। अलौकिक शक्ति के कारण उत्पन्न दुख। हाँ, जैसे अभी एक लोगों ने बोला था बाढ़ से प्रॉब्लम हुआ, बोला था ना, बाढ़ से कोई प्रॉब्लम हो जाती बाढ़, है, भूकंप, ओलावृष्टि, गर्मी, सर्दी अनावृष्टि ना, आंधी का आना, तूफान का आना, इन सब चीजों का, तो वो आदि दैवी प्रकोप जो होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं दैवी के साथ जो प्राकृतिक प्रकोप होता है वो, उसको मान सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 तरीके के दुख हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हम लोगों में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई सभी के माइंड में? बताइए, सभी को क्लियर हो गया ना? जी। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई। आपका जो ये साधन है, ये साधन मुख्य रूप से आचार मीमांसा में आता है। ठीक है, आचार मीमांसा में आता है, एक्सियोलॉजी में। ये आपका एपिस्टेमोलॉजी में यहीं तक आता है। दुख आते हैं जो साधन, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन होते हैं, यहाँ पर हमने बता तो दिया। तो ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हम लोग को, जिसको हम फॉलो करते हैं, वह मुख्य रूप से आचार मीमांसा में, जिसको एक्सियोलॉजी में हम लोग कहते हैं, उसमें आता है मुख्य रूप से ये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है सबको? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है ना? एक दिन हम कुछ बता रहे थे, एक दिन हम बता रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने बताया किसी भी चीज में पढ़ेंगे तो उसका अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या, परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक, परिभाषा के साथ साथ और हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषा के साथ साथ हम लोग दार्शनिक पढ़ेंगे। ठीक, दार्शनिक के साथ साथ हमने और क्या बताया था आपको, दार्शनिक के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे वो उद्देश्य पढ़ेंगे। उद्देश्य है, शिक्षण विधियां हैं, उद्देश्य है, उद्देश्य क्या हम पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम या पाठचर्या, पाठ्यक्रम या पाठचर्या पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुशासन, अनुशासन, शिक्षक छात्र संबंध, विद्यालय, ये सब। तो याद रखना है, ये जो ऊपर की चीजें हैं ये हम लोग मेटाफिजिक्स में पढ़ेंगे, और ये जो चीजें हैं जो हम लोग एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ेंगे। और ये अनुशासन जो है कि स्कूल कैसे होना चाहिए, कॉलेज कैसे होने चाहिए, तो ये सब चीजें हम लोगों की किस में जाएगी, एक्सियोलॉजी में जाएगी। तो अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है एम्स ऑफ एजुकेशन। अब याद रखना है एम्स ऑफ एजुकेशन किस में आएगा, अब आप बताओ। शिक्षा का उद्देश्य किस में आएगा, मेटाफिजिक्स में आएगा, एपिस्टेमोलॉजी में आएगा, एक्सियोलॉजी में? मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स में। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता भी है। जो आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम, मैंने कई बार देखा है ग्रुप में कि वहां पर जो है ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं ना, कि कौन सा, एक बार इसमें भी आया था 2020 वाले में, जिसमें पूछा गया था कि पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आता है। ये तीनों मीमांसाएं आपको दी गई थी, तीनों के अंतर्गत आपसे पूछा है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहां से भी आपका बनेगा आपका। ठीक है, करिकुलम। ठीक है, तो ये चीजें कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी किताबों में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें हम बताने का प्रयास करते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं, मुख्य रूप से कई किताबों का कंक्लूजन लेकर तब हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत देखिए क्या बात करते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है। मतलब क्या है कि सांख्य स्टेट द अल्टीमेट एम अटेनिंग द perfection, मतलब परफेक्शन ऑफ पुरुषा थॉट डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू इज सॉल्वेशन। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि सांख जो है अपने जो इस सांख में जो भेदभाव है, जो भी चीजें, उसके माध्यम से पुरुष की पूर्णता प्राप्त करने के रूप में अंतिम उद्देश्य को बताता है कि अंतिम उद्देश्य इनका क्या होता है, मोक्ष की। तो इनका एम क्या है, मोक्ष की। ठीक है, क्या चाहिए इनको, इनका एम है मोक्ष चाहिए। और मोक्ष के लिए इन्होंने क्या बताया, इस प्रकार के उद्देश्य को समझने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किए। तो कुल मिला के इनका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति पाना। क्या करना है,
जैसे पूछा गया ना कि सांख्य क्या है, तो सांख्य में किस चीज के लिए हम काम करते हैं, तो ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो उद्देश्य आपका किसमें जाएगा, आपका मेटाफिजिक्स में। फिर क्या आता है कि अब इसको पाना कैसे, मोक्ष को पाना कैसे है, तो इसके अंदर हम लोग करिकुलम पढ़ते हैं, तो इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए बताया। ठीक है, सभी विधियों के अध्ययन करने के साथ साथ जिसमें प्राकृतिक विज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया हो, इंद्रियों को समझने के लिए प्रकृति को, पुरुष हो और प्रकृति की कलाओं के बीच जो भेदभाव होता है उसको जानने के लिए तर्क दिए गए। ठीक है, कि पुरुष और प्रकृति क्या होती है, दोनों में कैसे डिफरेंस है, इन सभी चीजों को जानने का प्रयास जो करेंगे वो आपका आएगा इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें फिजिकल साइंस एंड योगा विल आल्सो form a part of the curriculum since Samakhya believes only a healthy and focused individual can attain salvation। मतलब इन्होंने बताया कि भौतिक विज्ञान और योग भी पाठ्यक्रम का इसमें हिस्सा इन्होंने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि सांख्य का मानना है ऐसा कि केवल एक स्वरूपीय केंद्रित व्यक्ति को मोक्ष यही चीजें दिला सकती हैं हम लोगों की। क्लियर, तो ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। फिर इसमें और भी चीजें हम लोगों को देखेंगे, और इसमें क्या आता है, इसमें मेथड्स आते हैं। तो मेथड्स में कैसे माना है इन्होंने मेथड्स में इंद्रियों की अधिकतम भागीदारी के साथ साथ अनुभवात्मक अनुभव को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। मतलब आप बताएंगे मेथड में कि इसमें एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बात करिए मेथड्स में। ठीक है, मेथड्स में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करिए इन्होंने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के साथ साथ करके विथ इन्वॉल्व द सेंस, मतलब इसके साथ इस कह रहा है कि विथ इन्वॉल्व किसको कर रहा है, सेंस को, मतलब इंद्रियों की भागीदारी इसमें ज्यादा हो। किसकी ज्यादा हो, सेंस की। ठीक है, किसकी ज्यादा हो, सेंसेस की ज्यादा हो। सेंस मतलब इंद्रियों की भागीदारी ज्यादा हो, किसमें, अनुभवात्मक, ठीक है, अनुभवात्मक सीखने में, अनुभवात्मक अधिगम में या सीखने में इन्होंने सेंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई। इन्होंने बताया कि गतिविधि आधारित जो अधिगम परियोजनाएं होती हैं वह व्यावहारिक कार्य आदि को शामिल करना चाहिए, जिसमें हम लोग अवलोकन और तर्क के विकास को सक्षम बनाते हैं। मतलब कह रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्लूड, ये देखिए क्या कह रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोल रहा है। ठीक, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोल रहा है। फिर इसमें इंक्लूड क्या कर रहा है, इसमें इंक्लूड कर रहा है प्रोजेक्ट। ठीक, प्रोजेक्ट्स को यहां पर इंक्लूड कर रहा है, और प्रोजेक्ट इसमें प्रैक्टिकल वर्क को यहां पर ह्यूरिस्टिक मेथड भी तो आएगा इसमें। किसमें, ह्यूरिस्टिक मेथड भी तो आएगा। ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड डिसिप्लिन की भी बात करेंगे। तो डिसिप्लिन भी इन्होंने उच्च कोटि के डिसिप्लिन को बताया है। शिक्षक की भूमिका बताया है। शिक्षक की भूमिका इन्होंने बताया कि शिक्षक को बच्चे की जन्मजात क्षमताओं का विकास करने में एक सहायक होना चाहिए। छात्र की यहाँ पे प्लेस ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे, तो यहाँ पर सांख्य जो है पुरुष की बहुलता में विश्वास करते हैं। बहुलता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये पॉइंट भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। अब जो लाइन कुछ बताएंगे वो मुख्य रूप से वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन बनते हैं वहां से कोरिलेट करके कुछ चीजें बताएंगे अलग से ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग काम करेगा हम लोगों का। नेट का तो करेगा ही करेगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हम लोग का आएगा। ठीक है, अगर सब सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है तो इसमें देखिए और क्या क्या चीजें अलग से हम लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें बताई गई है या दी गई है। सबसे पहले अनेकात्मवाद हम बात करेंगे। ठीक है, अनेकात्मवाद क्या होगा, अनेकात्मवाद का मतलब कहा गया यहाँ पर कोई एक बहुपुरुष, इसमें बहुतत्व पुरुष की भी बात कहेंगे, इसी को अनेकात्मवाद बोलते हैं, इसी को
बहुतत्व पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, अनेकात्मवाद या बहुतत्व पुरुष का मतलब हुआ कि आत्मा केवल एक नहीं है, इस संसार में आत्माएं भिन्न भिन्न है, अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। तो यहाँ पर पुरुषों की अनेकता बताते हैं। क्या बताते हैं? पुरुषों की अनेकता। ठीक है, पुरुषों की अनेकता का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आत्मा की अनेकता के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इसको अनेकात्मवाद बोला कि अनेक आत्माओं का वाद, मतलब अनेक प्रकार की यहाँ पर आत्माएं विचरण करती हैं, तो उससे संबंधित यहाँ जो बताता है ये अनेकात्मवाद भी बोलता है, इसको बहुतत्ववाद भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर पुरुषों का, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होगी ना कि इसको अनेकात्मवाद क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्माओं को अनेक माना गया है। क्लियर है? पहला पॉइंट सर ये एक्सियोलॉजी है ना? सर नहीं, एक्सियोलॉजी में नहीं, ये एक्स्ट्रा में बता रहे हैं हम लोग। अगर हम बात करें कि ये किस में आएगा, तो ये मुख्य रूप से आपका आएगा मेटाफिजिक्स में आएगा ना, लेकिन ये हम लोग के एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं जाता है, इसलिए नहीं बताया, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। और इसमें आता है अंतःकरण। अंतःकरण, ठीक है, यही आपका ये एपिस्टेमोलॉजी में ये मेटा में जाएगा। ठीक है, ये एपिस्टेमो में जाएगा। ठीक है, जो अंतःकरण। अब सबसे प्राचीन जो है दर्शन कौन सा माना था? सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य माना गया है, तो सांख्य में ही सबसे पहले अंतःकरण माने गए हैं। ठीक है, ये एमएड के एक एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था काफी समय पहले। तो अंतःकरण इन्होंने 3 मानी है। अंतःकरण में इन्होंने माना है मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, क्योंकि और दर्शनों में जाकर इसकी संख्या 4 हो जाएगी अभी, इसलिए याद रखना है कि अंतःकरण की सबसे पहले बात सांख्य दर्शन ने करी। कितनी बात बताई थी? मन, बुद्धि और अहंकार की बात करेंगे हम लोगों ने। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने और क्या बात करी थी? हाँ, पुरुष प्रणाली, ठीक है, हो गया। हाँ, एक चीज और इन्होंने बताया था, इन्होंने इस जैसे सभी दर्शनों में मोक्ष की परिभाषाएं अलग है, मोक्ष का नाम अलग है, वैसे यहाँ पर इसको बोला गया है विवेका ख्याति। क्या बोला गया है? विवेका ख्याति। ठीक है, इसको विवेका ख्याति बोलते हैं, यही मोक्ष है आपका। विवेका ख्याति का मतलब होता है विवेक मतलब बुद्धि, ख्याति मीन्स उसका ख्याति मीन्स उसका क्या होता है आपका? बताओ। विकास या प्रसार या कुछ भी। अब देखिए विवेका ख्याति से पहले कौन सी कंडीशन रहती है? बताओ, विवेका ख्याति से पहले विवेक ज्ञान, स्थित प्रज्ञ, स्थित धी, स्थित प्रज्ञ। हाँ, फिर उससे पहले स्थित धी आता है। ठीक, स्थित धी आता है। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले विवेक का ज्ञान कैसे होता है, अर्थात मोक्ष का ज्ञान आपको कैसे होता है, विवेक का ज्ञान। तो सबसे पहले स्थित धी का मतलब क्या हुआ? स्थित धी का मतलब होता है एकाग्र हो जाना, कॉन्शियस हो जाना। ठीक है, ये कहते हैं अलर्ट हो जाना, इसको बोलते हैं एकाग्र। ठीक है, एकाग्र होता है। स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जब आपको ज्ञान मिल जाए। ठीक है, जब आपको ज्ञान मिल जाए, जब ज्ञान मिल जाएगा तो आपका विवेक ज्ञान हो जाएगा, विवेक ज्ञान हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग विवेका ख्याति बोलते हैं। ये पॉइंट्स इतने क्लियर है आप सभी के? बताइए जी। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें मेरे पास थी मैंने सब चीजें आपको दे दी है। सर मोक्ष वाली बात आपकी एक्सियोलॉजी में है। सर ये अंतःकरण सबसे पहले सांख्य दर्शन में कहा गया था। हाँ, अंतःकरण सबसे पहले सांख्य दर्शन में कहा गया था। ठीक है, इसीलिए मोक्ष वाली बात जो है वो हम उसमें रखेंगे आचार मीमांसा में। किसको? हाँ, इसको आचार मीमांसा में रखेंगे, मतलब विवेक ख्याति वाला आचार मीमांसा। ओके। हाँ। एक क्वेश्चन आता है अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी।
ठीक है। तो याद रखिए अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी या टेलियोलॉजी की बात जब कभी भी करी जाएगी तो हम लोग किसको बात बताएंगे, केवल पूरे दर्शनों में, पूरे जितने भी दर्शन आप फिलॉसफी पढ़ेंगे सभी दर्शनों में केवल एक ऐसा यही दर्शन है जिसको विकासवादी दर्शन माना जाता है। यही एक केवल जो है विकासवादी दर्शन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेलियोलॉजिकल प्रोसेस या अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी, अचेतन विकासवादी की बात। हाँ बोलिए। हेलो बोलिए प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। बोलिए सर ये अनकॉन्शियस टेलियोलॉजी का आप क्या बोले हैं? अचेतन प्रयोजन। ये होता है कि यहाँ पर ये प्रयोजनशील। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, रुकिए, म्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये प्रयोजनशील। टेलियोलॉजी का मतलब होता है इस ब्रह्मांड का निर्माण क्यों होता है। जब हमने मेटाफिजिक्स उसमें पढ़ाया था आपको तो उसमें बताया था टेलियोलॉजी, तो टेलियोलॉजी में ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि उसका निर्माण क्यों होता है, किस लिए होता है, ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई है, तो वो चीजें हम लोग बताते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये टेलियोलॉजी की बात है, टेलियोलॉजिकल प्रोसेस की बात अगर हम करेंगे तो यही एक है। आपसे पूछा जाए पुरुष और प्रकृति, सांख्य दर्शन के अंतर्गत पुरुष और प्रकृति का जो प्रक्रम चलता है वह कैसा है, आपको कॉस्मोलॉजी देगा, फिर आपको टेलियोलॉजी देगा, फिर ऑन्टोलॉजी भी देगा। तो आपको याद रखना है कि पुरुष और प्रकृति दोनों प्रयोजन मूलक है, किसी उद्देश्य के पर्पस से ही मिलते हैं एक दूसरे से, तब उसका निर्माण करके स्वतः उसके बाद वो लोग अपने अपने ज्ञान की तरफ या अपने अपने घर की तरफ चले आते हैं। जैसे आप और हम मिले हैं तो किसी पर्पस की वजह से मिले हैं। हम लोगों का पर्पस मिल जाए, कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्लासें बंद होके हम लोग अपने अपने रास्ते की तरफ चल देंगे। क्लियर। अगर हम सोचे कि मेरी वजह से आप नेट हो रहे हो, जेआरएफ हो रहे हो या टीचिंग प्रोफेशन में आगे बढ़े, तो ये मेरी धारणा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सब प्रोसेस तो आप कर रहे हो ना, काम तो आप कर रहे हो, मेहनत तो आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। तो अगर हम मान ले कि मेरे द्वारा ही ये सब चीजें पा रहे हो आप लोग, तो ये एक मूर्खतापूर्ण कथन हो जाएगा। तो वैसे ही इसको समझ लेना है हम लोगों को। क्लियर है सब बातें? यस सर। ठीक है ना? जी सर। ठीक, तो इसमें इतने पॉइंट्स थे जो कि सभी कुछ कंप्लीट हो गए। हाँ, इसमें एक प्रकार एक चीज और बचता है जो नहीं बताया था, इसमें बचती है मुक्ति। ठीक है, यहाँ पर मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले मुक्ति या मोक्ष को दो प्रकार से माना है आपका। एक माना है जीवन मुक्ति, एक माना है जीवन मुक्ति माना है, और दूसरा माना है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति, विदेह मुक्ति। ठीक है, ये सबसे प्राचीन दर्शन और पहला दर्शन है, इसलिए सब जो बातें करेंगे पहली बार ही करेंगे। तो यहाँ पर मुक्ति की भी जो बात करी है, जो सॉल्वेशन की बात करी, इन्होंने सॉल्वेशन या मुक्ति को दो प्रकारों में बांटा है। एक जीवन मुक्ति माना है, एक विदेह मुक्ति माना है। विदेह का मतलब होता है शरीर, जब ज्ञान हो जाए तो शरीर को त्याग देना। जीवन मुक्ति का मतलब होता है जब हमको ज्ञान हो जाए तो अपने ज्ञान के द्वारा और लोगों को भी ज्ञान बांटे, मुक्ति के रास्ते बताए, ना कि अपना जीवन हम वहीं पर समाप्त कर ले। जब जीवन ना समाप्त करके और लोगों को भी ज्ञान के रास्ते पर ले जाते हैं, या इन मोह माया के बंधन से हम लोग छूट, मतलब कोई मतलब नहीं होता है, तो वो जीवन मुक्ति होता है। जब हमको पता चलता है कि अरे ये सब तो मतलब से ही सब लोग जुड़े हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि जीना यहाँ पर बेकार है, तो वहां पर जो शरीर को त्याग देता है उसी को हम विदेह मुक्ति बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर है दोनों पॉइंट यहाँ पर? यस सर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आपकी सब चीजें क्लियर हो गई। अगर पूछा जाए ये मुक्ति की बात कहाँ पूछी जाएगी, तो ये एक्सियोलॉजी में पूछी जाएगी, कही जाएगी। क्लियर सब पॉइंट? यस सर। चलिए, किसी को कोई डाउट्स नहीं ना? नो सर। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नए फिलॉसफी की लेकर। कल नया फिलॉसफी देखते हैं कौन सा, योग दर्शन होगा। योग दर्शन से रिलेटेड हम लोग कल बातें करेंगे। क्लियर है? चलिए, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय हिंद।